गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम हिंदी व्याकरण में हमारा जो विषय चल रहा है विराम चिन्ह का, इसमें हमने एक वेद कंप्लीट कर लिया था अल्प विराम, और आज हम पढ़ेंगे अर्धविराम। अर्धविराम किसे कहते हैं? जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरा जाए वहाँ क्या होता है? अर्धविराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर बताया जैसे ईश्वर सत्य है तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह और जगत मिथ्या है। इसको हम और भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि अर्धविराम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्प विराम का प्रयोग तो हम दो शब्दों के बीच में भी करते हैं, जैसे राधा मोहन और कृष्ण बाजार गए, तो यहाँ पर क्या है? अल्प विराम का प्रयोग हो गया। लेकिन अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अल्प विराम से ज़्यादा तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए जब ठहरा जाता है, रुका जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राहुल ने कहा, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग, वह खाना खा करके विद्यालय जाएगा। यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग। तो परिभाषा के अनुसार अल्प विराम से ज़्यादा, तो अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है, यहाँ पर रुका जाता है। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण विराम से कम समय में, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जब ठहरा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य का पूरा भाव पूरा हो जाता है, उसके बाद ही हमें क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, राहुल ने कहा कम समय के लिए अर्धविराम का अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ठहरने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और जब वाक्य का भाव पूरा हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जब तक उस वाक्य का भाव स्पष्ट ना हो जाए कि इस वाक्य में क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अर्धविराम किसे कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त शेष वाक्यों के पूर्ण होने पर अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे हमें सोच समझ कर ही अपने समय का विभाजन करना चाहिए। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे किसी को नहीं मालूम कि उसके मन में क्या है। अब यहाँ पर जो पूर्ण विराम के बारे में बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान से समझो बेटा। हम पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करेंगे? विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे अरे यह क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया, तो ये विस्मयादि का चिन्ह है। ठीक है, और प्रश्नवाचक, तुम कैसे पढ़ाई करते हो? तुम कैसे पढ़ाई करते हो? तो यहाँ पर जो है हम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे वाक्य आएंगे तो वहाँ पर हमें क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, हमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। और हमें क्या है? शेष वाक्यों के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और हमने ये पढ़ा कि हमें प्रश्नवाचक शब्दों के आगे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी वाक्य में क्या अथवा किसको करके शब्द आ जाता है तो वहाँ पर हमें तुरंत क्या है? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? यहाँ पर जैसे है, किसी को नहीं मालूम कि उसके मन में क्या है। तो जब भी हमें यह ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है? जब हम किसी से प्रश्न कर रहे हों और यदि उसमें क्या अथवा कैसे आ जाए तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पर कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर
किसी को नहीं मालूम कि उसके मन में क्या है, वह अपने आप ही प्रश्न करके क्या है उत्तर भी दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या है पूर्ण विराम, इसको नहीं लगाकर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रश्नवाचक का। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य वही होगा जिसमें हम किसी से प्रश्न करेंगे, ठीक है। यदि वह स्वयं ही प्रश्न करके उत्तर दे तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द जो होते हैं क्या, किसको, कब, कहाँ, ठीक है, जो कि प्रश्न सूचक हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं? आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्दों के आगे जिस चिन्ह विशेष का प्रयोग होता है तथा ऐसे वाक्य के अंत में भी जिस चिन्ह को लगाते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हाय कितनी गर्मी पड़ रही है, आहा वर्षा होने वाली है। तो ऐसे शब्द वाक्यों में क्या है, हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जो कि कैसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, प्रसन्नता हो, घृणा हो, शोक हो, ठीक है, इस तरह के शब्दों में। और जो संबोधन के लिए जैसे हे ईश्वर हमारी मदद करो, मोहन यहाँ आकर बैठो, तो ये क्या हो जाएगा। तो संबोधन के लिए भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में आगे आने वाले विवरण का संकेत देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर जो है ये निर्देशक चिन्ह दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, अब ये जो शब्द है इसका क्या है, विवरण दिया जाएगा अर्थात व्याख्या की जाएगी। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, कौन कौन से, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसका ये विवरण हो गया। और तो विवरण चिन्ह का जो विवरण चिन्ह होता है वह इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी शब्द की किसी वाक्य की हेडिंग देके उसके बारे में व्याख्या करते हैं तो वो विवरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। और इसका जो है संवादों में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है कि राहुल ने कहा, फिर वो आगे बोलता है, फिर राम ने कहा, फिर वो आगे बोलता है। तो जो संवाद की तरह चल रहा होता है वहाँ पर भी क्या है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है तिवारी जी उदास क्यों बैठे हो, तो यहाँ पर अब तिवारी जी कहा गया है तो मतलब तिवारी जी कह रहे हैं कि उदास क्यों बैठे हो, ठीक है। तो दीनानाथ ने कहा क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है। अब योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह भी क्या होता है, विवरण चिन्ह के समान होता है, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग थोड़ा छोटे में किया जाता है ऐसे, और जो विवरण चिन्ह होता है उसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समानाधिकरण पदों तथा समास को मिलाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता, पिता, दिन, रात, तो यहाँ पर क्या है, ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? उद्धरण का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। उदाहरण वाले चिन्ह कौन से होते हैं? ये है, जिससे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक। किसी भी व्यक्ति या पुस्तक के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो यहाँ पर बताइए, किसी व्यक्ति या पुस्तक के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का कथन जिस प्रकार से कहा गया है एकदम उसी प्रकार से लिखना, या फिर किसी पुस्तक में कोई उदाहरण लिखा गया उसको स्वयं उसी प्रकार से लिखना। जहाँ पर लिखा जाता है वहाँ पर क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम जहाँ पर 2 कॉमाज लगेंगे उसे हम क्या कहेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इसको हिंदी में जिसे हम डबल कॉमाज कहते हैं।
और ये जहाँ पर एक लगेगा उसे हम एकहरा कहते हैं, एकहरा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे झांसी की रानी ने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, तो ये किसी का कथन है, तो यहाँ पर क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा, किसी के उपनाम रचना के शीर्षकों को उद्धृत करते समय एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता अत्यंत मर्मस्पर्शी है। किसी के उपनाम अथवा किसी की जब रचना लिखी जाती है तो वहाँ पर एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात, या फिर कुछ भी कह सकते हैं गबन, गोदान। तो गबन जब हम लिखेंगे तो उसको इस तरह से, मतलब एकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो जब किसी का कथन कहा जाएगा तो वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और जब किसी पाठ का शीर्षक या फिर कोई रचना लिखी जाएगी या फिर किसी का उपनाम लिखा जाएगा तो वहाँ पर एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आजकल विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे जल प्रदूषण से हमें निम्नलिखित हानियां हैं, तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो विवरण चिन्ह होता है वो ऐसे लिखा जाता है और जो निर्देशक चिन्ह होता है दोनों इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। लेकिन अब आजकल इसका प्रयोग क्या निर्देशक चिन्ह के जैसे ही प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि जो विवरण चिन्ह होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 2 बिंदु उसके आगे होते हैं, और जो निर्देशक चिन्ह होता है वो केवल ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने कहा कि पढ़ा संज्ञा के 3 भेद। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जब हम बताया गया कि जल प्रदूषण से हानियाँ, तो हम यहाँ केवल यहाँ पर जल प्रदूषण की हानियों का विवरण देंगे, और विवरण का चिन्ह इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये मतलब विवरण चिन्ह होता है जिस चीज़ के आप किसी विशेष के बारे में बताओगे। जैसे यहाँ पर हम केवल यहाँ पर जो विवरण चिन्ह लगा हुआ है जल प्रदूषण से हानियाँ, तो हम जल प्रदूषण की हानियाँ ही बताएंगे, इसके लाभ को नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल प्रदूषण की हानियों का ही विवरण देंगे। अब हंस पद चिन्ह क्या होता है, लिखते समय यदि कोई अंश छूट जाए तो हंस पद लगाकर वाक्य के ऊपर छूटा हुआ अंश लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया है मेहनती व्यक्ति में विश्वास नहीं रखता, तो यहाँ पर ये वाक्य छूट गया, हाथों की लकीरों में विश्वास नहीं रखता। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब कोई वाक्य छूट जाता है तो उसको उसी शब्द के नीचे लिख देते हैं, यह गलत है। हमें क्या है, हमेशा जब कोई वाक्य थोड़ी सी तो जगह बचती है वहाँ पर हमें ऐसे हंस पद का चिन्ह बना के उसके ऊपर जहाँ से वाक्य छूटा है वहीं उसके ऊपर लिख देना चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह इसी वाक्य का अंश है ये शब्द। ठीक है, इसीलिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जब लिखते समय कोई अंश छूट जाता है वाक्य का तो उसको हम इस तरह का चिन्ह बनाकर जहाँ से छूटा है वहीं पर इस तरह का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर उस शब्दों को लिख देते हैं। ठीक है, अब कोष्टक चिन्ह क्या होता है, किसी वाक्यांश का अर्थ बोध करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाटक आदि में मनोभावों के स्पष्टीकरण हेतु इसका प्रयोग होता है। जैसे मानव के 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तो इसको क्या है ब्रैकेट में कोष्टक में लिख दिया गया, तो इस अर्थ का बोध करवाने के लिए, मतलब विशेष रूप से बताने के लिए। यहाँ पर तो बता दिया कि मानव के 5 शत्रु हैं, 5 शत्रु कौन कौन से हैं उसको विशेष रूप से बोध करवाने के लिए यहाँ पर क्या है कोष्टक में इसको लिख दिया गया। जैसे वह मृगनयनी है, तो मृगनयनी तो बोल दिया गया, लेकिन इसको विशेष रूप से अर्थ बोध करवाने के लिए इस तरह से कोष्टक के अंदर लिख दिया गया, जो कि मृगनयनी का ही यह अर्थ है। ठीक है, अब लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, पंडित,
और कृपया पृष्ठ पलटिए। तो आप अक्सर देखते हो आपकी नोटबुक पे लिखा होता है क्री प्री ऊ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कृपया पृष्ठ उलटिए। तो ये इसका लाघव मतलब छोटा रूप करके लिखा गया। लाघव का मतलब क्या होता है, लाघव का मतलब होता है छोटा चिन्ह, मतलब शब्द को छोटा करने वाला चिन्ह है ये। जैसे हम डॉक्टर पूरा डॉक्टर ना लिखकर इस तरह से डॉक्टर लिखते हैं, तो जब हम किसी शब्द के आगे इस तरह से बिंदु चिन्ह लगा देते हैं तो वहाँ पर उस शब्द का रूप छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे पंडित के आगे इस तरह से, अब कृपया पृष्ठ उलटिया इतना बड़ा ना लिखकर हमने कृपी ऊ लिख दिया, ठीक है, लाघव चिन्ह लगाकर। तो लाघव चिन्ह का अर्थ यही होता है कि वह शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने में सहायता करता है। तो बेटा आपको जो है विराम चिन्ह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सभी बच्चे अपना होमवर्क करके सेंड करेंगे, सभी बच्चे अपना काम करके भेजेंगे। और बेटा आपकी आज जूम क्लास है, सभी बच्चे अपनी जूम क्लास भी अटेंड करेंगे, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्किंग होगी।